हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लुसेंट के वनस्पति विज्ञान का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उसके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। उसके बाद पादप का वर्गीकरण एकलर लिखा है, आइलर भी पढ़ते हैं, ने 1883 ईस्वी में वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण निम्न रूप से किया। वनस्पति मतलब पादप जगत को दो भागों में बांटा गया। अपुष्पोद्भिद मतलब क्रिप्टोगैम्स एंड दूसरा बात है पुष्पोद्भिद मतलब फेंड्रोगैम्स। इंग्लिश में ही नाम याद कीजिएगा, क्रिप्टोगैम्स, फेंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, और फेंड्रोगैम्स को 2 भाग में, नग्नबीजी, आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद फिर से थैलोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है, शैवाल, कवक और जीवाणु। और एंजियोस्पर्म को फिर 2 पार्ट में बांटा गया है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। चलिए आगे देखते हैं। क्रिप्टोगैम्स इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इसे निम्न समूहों में बांटा गया है। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सूखा होता है, थैलस। थैलोफाइटा का शरीर कैसा होता है? थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। शैवाल शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित, संवहन युक्त, रहित, आत्मपोषी होते हैं। इसका शरीर सूखा सदृश होता है। शैवाल लाभदायक शैवाल में है भोजन के रूप में फेरोफाइरा, आल्बा, सारगासन, लेमिनेरिया, नॉनस्टॉक। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। खाद के रूप में नॉनस्टॉक, एबनीना, कैल्प। औषधि बनाने में कोलेरेला से कोलेरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंक्चर आयोडीन बनाया जाता है। अनुसंधान कार्य में कोलेरेला, एसिटेबुलेरिया एंड बेलोनिया। नोट है कि कोलेरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है कवक फंगी। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी। आगे देखते हैं। कवक पर्णहरित रहित, संकेंद्रीय, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। कवक काय लंबे, अत्यंत महीन, लगभग पारदर्शी सूत्रों का संयोजन है जिसे हाइफी कहा जाता है। कवक जाल बनाने के लिए कई हाइफी एक दूसरे के चारों ओर से लिपटे होते हैं। कवक हाइफी पतले, नालाकार, पारदर्शी सूत्र होते हैं जो कई कवक या तंतु द्वारा जीव द्रव से भरे हैं और एक भित्ति से ढके होते हैं। कवक हाइफी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है एसेप्टेट हाइफी। इसमें केंद्रकीय विभाजन के समय कोरवाल या सेप्टेट नहीं बनते हैं। इस तरह के हाइफी बहुकेंद्रित होते हैं। और सेप्टेट हाइफी, इसमें केंद्रकीय विभाजन के बाद कोरवाल या सेप्टेट बनते हैं। कोशिकीय में 1, 2 या कई केंद्रक हो सकते हैं। मशरूम कवक हैं। कुछ मशरूम में औषधीय, मानव प्रवाही, कीटनाशक एवं जैव संतृप्ति गुण होते हैं। कवक में भोजन संचित ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। कवक की कोशिकीय भित्ति काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट एवं स्मट में होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग निम्न हैं।
सबसे पहले है सरसों में सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट, गेहूं का किट्टू रोग, आलू में अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग, धान का भूरी अर्ज चित्ती, आलू के पिछेला अंगमारी, प्रंकुरों का डेपिंग रोग। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है दम्मा। दम्मा किस कवक के कारण होता है तो एपरजिलस फ्यूमिगेट्स, एपरजिलस फ्यूमिगेट्स। दम्मा किससे होता है? एपरजिलस फ्यूमिगेट्स। एथलीट फुट होता है टीनिया पेडिस, खाज होता है एकेरस स्केबीज, गंजापन होता है टीनिया केपेटिस, दाद होता है ट्राइकोफाइटान लेस्कोसै। उसके बाद यहाँ पे दिया है गन्ने का लाल रंग किसके कारण होता है? गन्ने का लाल रंग होता है कोलेटोट्राइकम। अपक्षय रोग होता है फेलेकेटम। उसके बाद नेक्स्ट है एल्फा नामक विष कवक से बनते हैं। उसके बाद लाइकेन, यह कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक और शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी होता है। कवक खनिज, जल, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और कवक को देता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो हेलोटिज्म। एक कवक है एक शैवाल है, दोनों चिपका हुआ रहता है। कवक जो है इसको जल, खनिज, लवण देता है, इसको भोजन देता है कार्बोहाइड्रेट बना के। शैवाल में क्या होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से होता है। नेक्स्ट है लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। वही थियोफ्रेस्टस जिसने कि वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: क्रोस्टस, फोलियोज और प्रोटियोज। लाइकेन में प्रजनन की 3 प्रकार से होती है: कायिक प्रवर्धन, लैंगिक एवं अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकोन को कोर्टिकोल्स कहते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ऑर्चिड लोकेनोरा जैसे लाइकोन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में होने वाला लिटमस पत्र किसे बनता है? रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। नेक्स्ट है लेबिरिया, इरवेनिया, रेमेलिया आदि लाइकेन के उपभोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। असिनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक असिनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। रेनडियर मोस तथा क्लोनिडिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मास को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देश में केक बनाने में उपयोग लाया जाता है। जर्मनी के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन बनाने में किया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ विषाणु के बारे में दिया गया है। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की। तंबाकू में मोज़ेक रोग के पर खोज के समय इसकी प्रकृति सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण, ये कोशिका रूप में नहीं होता है, कोसा रूप में नहीं होता है। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण,
इसमें न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं: पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज। पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। जंतु विषाणु, इसमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है। जैसे T2 फेज, किसी वायरस में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन इसके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। विषाणु, जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहा जाता है। इसका होता है जीवाणु। जीवाणु, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी ल्यूवेनहॉयक ने किया। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉयक ने किया। जीवाणु का पिता ल्यूवेनहॉयक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। 1843 से 1901 में रॉबर्ट कोच ने कोलेरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका तथा दूध के पॉस्चराइजेशन की खोज की। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। छालाकार जीवाणु, यह छरनुमा या बेलनाकार होता है। इंग्लिश नाम इसका याद रखिए बेसिलस। छालाकार को क्या बोलते हैं? बेसिलस। गोलाकार को कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोमा आकार मतलब कोमा शेप्ड, या इसको बिब्रियो भी बोलते हैं। अंग्रेजी चिन्ह कोमा की तरह, इसे कोमा होता है। कोमा के आकार के तरह होता है। उदाहरण बिब्रिया कोलेरी। सर्पिल आकार का, सर्पिल आकार में स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का होता है। दूध के अधिक दिन को सुरक्षित रखने के लिए इसका पौष्टिकरण करते हैं। इसमें 2 विधियां होती हैं। पहला लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH, दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। उसके बाद है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड HTST, दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। नेक्स्ट है एनाबिन तथा नॉनस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम या बैडरी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जाति लिग्यूमिनोसी मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती है और वायुमंडल में N2 का स्थिरीकरण करती है। उसके बाद है एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलिस एवं कोलिस्ट्रीडियम, जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। वो मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। नेक्स्ट है चर्म उद्योग में चमड़े से बाल और वसा को हटाने का कार्य जीवाणु द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना टैनिंग कहते हैं। अचार, मुब्बारे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणु का जीव द्रव्य कुंचन पाइटोप्लाज्मोलाइसिस हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार, मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। शीत संग्रहार में न्यून तापमान -10 डिग्री -18 डिग्री पर सामान को संचय करते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइटा, यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 2500 जातियां सम्मिलित की जाती है। इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय की वनस्पति को पादप जगत का, वनस्पति जगत का एम्फीबिया मतलब उभयचर भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। स्फेगनम नामक मोस अपने स्वयं के भार से 18 गुना
अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है, इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फेग्नम मोस का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। स्फेग्नम मोस का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इस समूह के सभी पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों, पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा, पत्ती में विभाजित रहता है। तना शरीर राइजोम के रूप में रहता है। पौधे जीवाणुजनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणुओं के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्णतः विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल्स और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती है। उसके बाद आता है फेंड्रोगेम्स। फेंड्रोगेम्स मतलब पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल, बीज होते हैं। इस समूह के पौधे को दो उप समूहों में बांट सकते हैं, नग्न बीजी और आवृत बीजी। नग्न बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म। इस पौधे वृक्ष, झाड़ी, आरोह के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इसकी मूसलाधार पूर्ण विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद होते हैं, मतलब जीरोफाइटिक होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पौधा सिकोया सेप्सरीवीरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जेमियास पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो वाइलोवा एवं मेटासिकोया है। जिंगो बाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत के सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि इनसे पीले बादल बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपाम कहते हैं। लकड़ी चीर, चिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। वाष्पीय तेल चीर के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेड्रस का तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट का तेल मिलता है। टेनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। रेजिन कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। उसके बाद आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। इस समूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस सब समूह के पौधों में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इस कुल का नाम एवं इसके प्रमुख पौधों का नाम सारणी में दिया गया है। तो पहला है लिलिएसी। लिलिएसी के अंतर्गत आता है लहसुन और प्याज। पाल्मी के अंतर्गत आता है सुपारी, तार, नारियल, खजूर। उसके बाद ग्रेमिनेसी के अंदर आता है गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। उसके बाद है द्विबीजपत्री पौधे। इस पौधे में वे पौधे आते हैं जिन पौधों के बीज में दो पत्र होते हैं। इसके कुल का नाम एवं इसके पौधों का नाम निम्न सारणी में दिया गया है। तो पहला है क्रूसीफेरी, इसमें आता है मूली, सलजम, सरसों। उसके बाद मालवेसी में आता है कपास, भिंडी और गुड़हल। लिग्यूमिनेसी मतलब बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल। उसके बाद कंपोजिट में आता है सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद और डहेलिया।
नेक्स्ट है रूटेसी, इसमें आता है नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। उसके बाद है कुकुरबिटेसी, इसमें आता है तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। उसके बाद है सेलेनेसी, इसमें आता है आलू, मिर्ची, बैगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर। उसके बाद है रेजिसी, रोजेसी में आता है स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और नाशपाती। बस दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में। तो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस चैनल पर हम लुसेंट का सब टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जाए। तो बस धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।